अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने ईएनटी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है नियोप्लाज्म्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। पिछले टाइम हमने लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने कहा था नॉन नियोप्लास्टिक लीजन्स, जिसमें हमने मम्स वगैरह बैक्टीरियल और इन्फेक्शन वगैरह पढ़ी थी, सारी जो जनरल इन्फेक्शंस थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे ट्यूमर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सलाइवरी ग्लैंड्स के जो ट्यूमर है वो दो हिस्सों में से डिवाइड करेंगे। किसी भी ट्यूमर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बेनाइन या फिर मेलिग्नेंट। अब उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि मेलिग्नेंट जो है ना उसकी रैपिड ग्रोथ होगी, रिस्ट्रिक्टिव मोबिलिटी होगी और उसके ऊपर वाली स्किन जो है वो फिक्स हो जाएगी और उसके साथ साथ आसपास जो न्यूरोवस्कुलर बंडल्स इन्वॉल्व होंगे। तो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो वहाँ पे जो मेनली इन्वॉल्वमेंट होगी वो होगी फेशियल नर्व की। जब फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी तो फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाएगी। और बेनिग्नेंट ट्यूमर्स की दूसरी बात यह है रैपिड माइटोसिस के साथ डिस्टेंस मेटास्टोसिस और लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बेनाइन। तो हम ये साथ एक इम्पॉर्टेंट इसमें इंट्रोडक्शन में बात याद रखें कि जो ट्यूमर्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, उसमें जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सब मैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल है, उसमें बिनाइन ट्यूमर ज़्यादा होते हैं, जबकि जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो मेलिग्नेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मतलब जितने छोटे होंगे उतने मेलिग्नेंसीज के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका ब्रीफ इंट्रो के लिए यह है कि पास्ट पेपर्स में एक दफ़ा आया हुआ है ये ट्यूमर्स और सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके नेम, या फिर पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जनरल ब्रीफ रिव्यू है कि बिनाइन कौन से होंगे, मेलिग्नेंट कौन से होंगे। उसमें दो तरह की ओरिजिन है, एपिथेलियल ओरिजिन, मेसेनकाइमल ओरिजिन। मेलिग्नेंट में भी ऐसी एपिथेलियल ओरिजिन, मेसेनकाइमल ओरिजिन। तो देखिए जो भी ग्लैंड्स की एपिथेलियम होती है जो, तो उसका हमारे पास जो ट्यूमर होता है उसे बोलते हैं एडिनोमा। ग्लैंड्स की एपिथेलियम को ट्यूमर को बोलते हैं एडिनोमा। तो एपिथेलियम जब भी आएगी ग्लैंड्स की तो उसके ट्यूमर्स होंगे एडिनोमास। तो जो बिनाइन में है उसमें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, एडिनोलिम्फोमा जिसे वार्थिन ट्यूमर भी बोलते हैं, ऑन्कोसाइटोमा ये भी ऑन्कोसाइट से निकलता है, और अदर एडिनोमास को इग्नोर करें। मेसेनकाइमल में यह है, उसके अलावा एपिथेलियम के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें जैसे ब्लड वेसल्स हो गए तो हीमेंजियोमा, लिम्फेटिक्स हो गए तो लिम्फेंजियोमा, फैट हो गया तो लाइपोमा, नर्व टिश्यू हो गया तो न्यूरोफाइब्रोमा, श्वान सेल्स इन्वॉल्व हो तो ग्रैनुलर सेल नियोप्लाज्म, और अगर हमारे पास मिलानोसाइट्स इन्वॉल्व हो गए तो मिलानोसाइट नेविस, इस तरह सारे इसमें आएंगे। इसी तरह मेलिग्नेंट की तरफ चले जाएं एपिथेलियम में तो हमारे पास है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा, एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा, एसिनाई सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर्स, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी क्या है। अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, मेसेनकाइम में लिम्फेटिक्स का तो लिम्फोमा, और अगर बोन्स का तो सार्कोमा, अगर मिलानोसाइट्स का मेलानोमा। तो इस तरह इसको मेसेनकाइमल ओरिजिन है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो एपिथेलियल मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पास्ट पेपर में सवाल यही आया है कि ये टेबल बताना था कि पैरोटिड ग्लैंड्स के ट्यूमर कौन कौन से हो जाते हैं। अब हम इसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, तो ये एपिथेलियल बिनाइन ट्यूमर है और ये मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है इन एडल्ट्स, बच्चों में नहीं, इन एडल्ट्स। अगर एडल्ट्स का बोलते तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, और अगर बच्चों में बोलते तो वो हीमेंजियोमा है बिनाइन ट्यूमर में। ये मेजली इन्वॉल्व करता है पैरोटिड ग्लैंड में। अब इसमें होगा क्या, ऐसे नाम से देखें प्लियोमॉर्फिक, इसमें दो फॉर्म इन्वॉल्व हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू और मेसेनकाइमल। ये दोनों तरह से अराइज करता है, लेकिन इसको हम कंसीडर करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में, इसीलिए इसका दूसरा नाम है मिक्स ट्यूमर्स, बिनाइन मिक्स ट्यूमर्स, क्योंकि इसमें दोनों तरह के इन्वॉल्व है, एपिथेलियम भी ओरिजिनल इन्वॉल्व है, मेसेनकाइमल भी इन्वॉल्व है। और ये ट्यूमर जो होगा वो इनकैप्सुलेटेड होगा और इसके साथ इसके ना सूडोपोड्स निकले होंगे। मतलब ये मेन ग्लैंड के अलावा साथ नॉर्मल ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर रहा होगा, लेकिन सर्जन से ये मिस्टेक हो सकती है जब वो सर्जरी कर रहा हो तो नॉर्मली जहाँ पे ये ट्यूमर प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दे, जो आसपास के स्ट्रक्चर हैं जैसे ग्लैंड जो नॉर्मल है उसको रिमूव नहीं करेगा, तो ये ट्यूमर दोबारा ग्रो कर सकता है क्योंकि इसके सूडोपोड्स छोटे से प्रोसेसेस निकले होते हैं जो नॉर्मल ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पार्शियल पैरोटाइडक्टमी, मतलब जितना आपके पास ट्यूमर है उससे थोड़ा सा बाय नॉर्मल ग्लैंड को भी आप पार्शली आप पैरोटिड ग्लैंड जो है सुपरफिशियली रिमूव कर देंगे। पैरोटिड ग्लैंड जो है आप उसकी एनाटॉमी थोड़ी सी रिवाइज कर लें, इसका एपेक्स होता है, बेस होता है, सुपरफिशियल पोर्शन और डीप पोर्शन होता है। जो सुपरफिशियल पोर्शन है, इन्फीरियर पोर्शन होता है उसे टेल बोलते हैं। तो जो एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है पेपर में कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा अराइज कहाँ से करता है, वो अराइज करता है टेल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इट यूजुअली अराइज फ्रॉम द टेल। टेल ऐसे ऐसा कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सुपरफिशियल पोर्शन का जो इन्फीरियर पोर्शन है उसे टेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिनोलिम्फोमा, जिसका दूसरा नाम पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोसम या फिर वार्थिन ट्यूमर भी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको मिस्टेक करते हैं, एक होता है वार्थिन डक्ट,
वो होती है सब मैंडिबुलर डक्ट का दूसरा नाम है वार्थिन डक्ट। लेकिन वार्थिन ट्यूमर जो है ये पैरोटिड ग्लैंड का ही स्पेसिफिक ट्यूमर है। एडिनोलिम्फोमा ये है कि ये उसका हमारे पास वही एपिथेलियम का ट्यूमर है, लेकिन इसमें लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेट भी प्रेजेंट होगी ग्लैंड के अंदर, इसलिए इसका नाम है एडिनोलिम्फोमा। यहाँ स्टार्ट में देखिए मेल में प्रीडोमिनेंस है। हिस्टोलॉजिकल इसमें देखें एपिथेलियल सेल्स होंगे और लिम्फोसाइट्स होंगे। ट्रीटमेंट वही है, सर्जिकल है, पार्शियल पैराडाक्टमी होगी। अच्छा, जितने भी हम पढ़ रहे हैं एक बात ये देखिए, बिनाइन ट्यूमर्स के लिए हम पार्शियल पैराडाक्टमी करेंगे, मतलब पार्शियली ग्लैंड को रिमूव करते हैं। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है उसमें हम टोटल ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, जैसे टोटल पैराडाक्टमी हो गया, और उसके अलावा रेडियोथेरेपी की केमोथेरेपी वगैरह भी करते हैं। ओनकोसाइटोमा ये अराइज करेगा फ्रॉम द ओनकोसाइट्स। अब ओनकोसाइट्स क्या हैं? ओनकोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो एसिडिफिक फिलिक होते हैं। वो क्या होते हैं? उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर जाते हैं। इसकी मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट अगेन वही, बिनाइन है तो पार्शियल पैराडाक्टमी कर लें और या सुपरफिशियल पैराडाक्टमी कर लें। हीमेंजियोमा नाम से पता लग रहा है ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होगा। ये प्रेजेंट कैसे होगा? पर्पलिश मैस होगा, सॉफ्ट होगा इन अपेयरेंस। इसका भी ट्रीटमेंट वही है, सर्जिकल एक्सिजन। लिम्फेंजियोमास लिम्फेटिक्स को इन्वॉल्व करेगा और आपके पास इसका भी सर्जिकल रिमूवल से ट्रीटमेंट कर जाता है। अगर ये खुद हीमेंजियोमास नॉर्मली खुद रिजॉल्व कर जाते हैं, अगर नहीं करे तो सर्जरी करेंगे। लिम्फेंजियोमास खुद रिजॉल्व नहीं करते, इसलिए इनके लिए सर्जरी कंपलसरी है। लाइपोमा फैट का ट्यूमर है, ये वाइट इन अपेयरेंस होगा और इसकी जो सेल्स होंगे हिस्टोलॉजिकल अपेयरेंस में वो सिग्नल सेल शेप सेल्स होंगे। और न्यूरोफाइब्रोमा नर्व सेल्स का ट्यूमर होता है, ये बिनाइन ट्यूमर होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले कॉमन है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। देखिए, जिस भी ट्यूमर को बताना है आप उसके नाम पे जाएं। म्यूको से मतलब यह है कि इस ट्यूमर में एक तो मेलिग्नेंट है ना, मेलिग्नेंसी के चांसेस होंगे, इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होंगे और एपिथेलियल सेल्स होंगे, इसलिए है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। एपिडर्मिस कौन सी होगी? इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वेमस सेल्स और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होंगे। जितने ज़्यादा स्क्वेमस सेल्स होंगे मेलिग्नेंसी के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जितने ज़्यादा होंगे मेलिग्नेंसी के चांसेस उतने कम होंगे। तो नॉर्मली जो बड़े ग्लैंड्स होते हैं उसमें आपके पास स्क्वेमस सेल्स कम होंगे और उसमें मेलिग्नेंसी कम होगी, छोटे ग्लैंड्स में ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसकी बेसिस पे दो तरह की क्लासिफिकेशन है, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। लो ग्रेड ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी मतलब गुड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हाई ग्रेड जिसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसमें स्क्वेमस सेल्स ज़्यादा होंगे और इसके प्रोग्नोसिस वीक होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। लो ग्रेड ट्यूमर्स के लिए आप डेफिनेटली लो ग्रेड है तो इनके लिए पार्शियल पैराडाक्टमी करेंगे, जबकि जो हाई ग्रेड है उसमें कंप्लीट रिमूव कर देंगे ग्लैंड का। एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा जिसे साइलेंड्रोमा भी कहते हैं, इसमें देखिए नाम से पता लग रहा है कि ये इस तरह के ट्यूमर्स में एक तो वो ग्लैंड्स की एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी और साथ सिस्ट भी बन जाएगी। और इनकी स्पेशल बात यह है कि इनमें मेटास्टेसिस की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये स्प्रेड कर जाते हैं बोन्स तक, लीवर तक भी चले जाते हैं और मुख्तलिफ नर्व को इन्वॉल्व करेंगे। तो मेनली कॉमन नर्व कौन सी है? सेवंथ नर्व। तो सेवंथ नर्व पालसी होगा, उसके लिए टेस्ट करवाएंगे, पेशेंट को कहेंगे हवा भर के देखें और सारी उसकी पालसी हो जाएगी। बेल्स पालसी जिसे बोलते हैं वो आपके पास हो सकती है। अगेन ट्रीटमेंट वही है, सर्जिकल डिसेक्शन वगैरह करेंगे और रेडिकल पैराडाक्टमी कम्प्लीटली इसको ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी देते रहेंगे। एसिनस सेल कार्सिनोमा, ये भी नाम से पता लग रहा है, बेसिकली ये जो है ये लो ग्रेड ट्यूमर है। इसका जो मैस होता है वो स्मॉल फिर मूवेबल इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होगा। मेटास्टेसिस इसमें रेयर होती है और एसिनस सेल्स को इन्वॉल्व करता है, ग्लैंड्स के सेल जो है। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो टोटल पैराडाक्टमी करते हैं। एडिनोकार्सिनोमा एक जनरल ब्रॉड टर्म है, ये जितने भी ग्लैंड्स के ट्यूमर होते हैं एपिथेलियम इन्वॉल्व होते हैं उसे एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। ये माइनर स्लाइविक ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करेगी, जिसकी मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था माइनर स्लाइविक ग्लैंड्स में मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर, देखिए हमने पढ़ा था प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, इसी को हम बोल रहे थे मिक्स ट्यूमर। ये बिनाइन कंडीशन थी, यही अगर मेलिग्नेंसी की तरफ चली जाती है तो ये हो जाता है मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर। इसमें अगेन वही बात है, दो तरह के सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स भी होंगे, मेसेंकाइमल सेल्स भी होंगे, लेकिन इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, सेपरेट ज़्यादा होगा। और इसकी दूसरी टाइप होती है डी नोवो ट्यूमर। डी नोवो ट्यूमर का मतलब ये है कि प्रीवियस बिनाइन से नहीं है, ये खुद से एक ट्यूमर स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए बोलेंगे डी नोवो ट्यूमर। इसमें वही अगेन रैपिड ग्रोथ है, ट्रीटमेंट कंप्लीट रेडिकल पैराडाक्टमी हो गया। और अगर हम मोस्टली जो कंप्लीट नर्व इन्वॉल्व हो रही थी, क्योंकि आपको फेशियल नर्व इसमें से पास हो रही है तो फेशियल नर्व को भी कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है या फिर इसके लिए ग्राफ्ट डालना पड़ता है। फिर आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नाम से पता लग रहा है इसमें आपके पास जो है स्क्वेमस सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और ये जो ट्यूमर है बेसिकली स्किन साइड पे ज़्यादा मेटास्टाइज करता है। और अगर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा तो इसके लिए ब्लॉक डाइसेक्शन सर्जरी होती है, जिसमें जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं।
अगर बोन को इन्वॉल्व करेगा तो मेंडलोवेक्टमी उस बोन को भी रिमूव कर देंगे। साथ साथ कीमोथेरेपी चलती रहेगी। अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा यह है कि ये रेयर होता है और इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि ये एपिथेलियल ओरिजिन है या फिर मेसेंकाइमल ओरिजिन है। इसमें पेनफुल कंडीशन होती है, स्किन फिक्स होती है और फेशियल पैरालिसिस वगैरह भी होती है। अब ये डायग्राम देखें, ये जो आपको बस ए कंडीशन है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ है और बी में देखें फेशियल पाल्सी हुई हुई है। अब यहाँ पे ये देखें पैरोटिड की स्वेलिंग भी मिल रही है हमें। लिम्फोमा, लिम्फॉइड्स का ये इसमें दो तरह के आ जाते हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अगर वो लोकलाइज होगा तो हॉजकिंस होगा, नॉन लोकलाइज होगा, रीड सेल्स नहीं होंगे तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होगा। ट्रीटमेंट वही आप सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे। सार्कोमा बोन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आपके पास रेप्टोमायोसार्कोमा मतलब स्केलेटल मसल्स जो ऊपर मेसेटर मसल वगैरह इन्वॉल्व होंगे, उसका अगर हमसे कार्सिनोमा बन गया तो ये रेप्टोमायोसार्कोमा होगा, ये पैरोटिड ग्लैंड से इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेज सिंड्रोम। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा कुछ दोबारा बताता हूँ। गस्ट्रेटिव स्वेटिंग भी बोलते हैं। होता क्या है, सर्जिकल रिमूवल कर दिया पैरोटिड ग्लैंड का, लेकिन जो उसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो जब भी रिपेयरिंग होती है तो वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के साथ जाके इनर्वेट करने लग जाते हैं। उनको करना चाहिए था पैरोटिड ग्लैंड को। तो जब भी पर्सन मास्टिकेशन करता है या च्यूइंग करता है या फिर अपने जॉ की मूवमेंट्स करता है खाने पीने के लिए, तो क्या होगा, नॉर्मली नेचर तो यही है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपके पास ग्लैंड को एक्टिवेट करना था और उसने स्लाइवरी सिक्रीशन निकालनी थी। लेकिन इस केस में वो गलत जगह पे ऐड हो गया, स्वेट ग्लैंड्स का ऐड हो गया। तो जब भी बंदा खाना खाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आके स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट करेंगे और स्वेटिंग होगी। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ड्यूरिंग ईटिंग, उसके प्री ऑरिकुलर रीजन में स्वेटिंग होगी और फ्लशिंग होगी। इसको बोलते हैं फ्रेज सिंड्रोम। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए करना क्या है, इसके ट्रीटमेंट के 3 मेथड है। टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी। टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी हमारे पास ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं मिडल एयर में जाके उनको कट कर दें, उसको रोक दें, ब्लॉक कर दें। दूसरा मेथड ये है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन डाल दें बिटवीन द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस फैट। तो जो आपके पीछे से आके नर्व आके स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट करिए वो नहीं करेगी। जब इनर्वेट नहीं करेंगे तो स्वेटिंग नहीं होगी। और थर्ड मैटर ये है बोटुलिनम टॉक्सिन। इसके लिए थोड़ी एहतियात ये है कि जो टॉक्सिन है ये सिस्टमेटिक ना चला जाए और आपके पास बोचुलिज्म ना कर दे। लेकिन यह है कि अगर ये केयरफुली दिया जाए स्किन के नीचे तो आपके पास ये जो नर्व फाइबर हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करने के बाद उनके हमारे पास डैमेज कर देता है और ये सिम्टम्स हमारे पास नहीं आते। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हमारा ओरल कैविटी ख़त्म होती है, आगे हम फेरिंग्स स्टार्ट करेंगे।